रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा महमूद खान, मेरे वुज़रा, मेरे एमपीज़ और मैंगोरा के गयूर अवाम, मैं सबसे पहले इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महमूद खान को आज खास मुबारक देना चाहता हूं दो चीजों की। एक कि जो आज सुबह मुझे इन्होंने गबीन जब्बा का दौरा करवाया, जो एक नई टूरिज्म के लिए जगह बना रहे हैं। महमूद खान, मैं आपको इसलिए मुबारक देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह स्वाद बिल्कुल बदलने वाला है। एक एक्सप्रेसवे की वजह से, मोटरवे की वजह से, और दूसरे ये जो टूरिज्म के इलाके आप खोल रहे हैं यहां, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं इंशाअल्लाह उस किस्म की खुशहाली आ रही है जो कभी पहले स्वात में नहीं आई। टूरिज्म, मेरे नौजवानों एक बात सुन ले कि टूरिज्म एक ऐसा शोबा है जिसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, यानी वो इतना तेजी से बढ़ सकता है। कोई ऐसी चीज इतने थोड़े वक्त पे इतनी ज्यादा खुशहाली नहीं पाकिस्तान में ला सकती जो टूरिज्म है। और टूरिज्म के लिए अब जो पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो मुझे नई जगह बताई हैं, तो एक तो पख्तूनख्वा और स्वाद के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि बाहर से पैसा आएगा। टूरिज्म जितनी बढ़ती जाएगी, डॉलर बढ़ते जाएंगे, मुल्क में खुशहाली आती जाएगी। तो एक तो पहली ये महमूद खान टूरिज्म की मुबारक। दूसरी चीज, जो आपने पहला सूबा पाकिस्तान में जो आपने फैसला किया कि आपने अपने सारे शहरियों को हेल्थ कार्ड देना है, ये महमूद खान आपने अल्लाह का काम किया है। अल्लाह आपसे खुश होगा। मेरे नौजवानों, एक प्राइम मिनिस्टर अपनी अवाम का बाप की तरह होता है, और बाप अपने बच्चों की तरबियत करता है। तो मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत रास्ते पे चले गए। नौजवानों, मेरी बात सुन लें। सारा वक्त आपकी जिंदगी में आपके सामने दो रास्ते आएंगे। एक रास्ता आपकी अजमत का रास्ता, जिसको अल्लाह ने नेमतें बख्शी, और दूसरा आपकी तबाही का रास्ता। जो अल्लाह ने सबसे ज्यादा नेमतें बख्शी, वो कौन सा इंसान था? वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह के हबीब थे। और अल्लाह ने आपको कुरान में कहा है कि उनके रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो। अल्लाह का हुक्म है।
कि उनकी सुन्नत पे चलो। तो उनकी सुन्नत, एक तो उनका किरदार था, दुनिया के सबसे अजीम लीडर थे वो। ना कभी ऐसा लीडर आ सकता है, ना कभी आएगा, ना कभी ऐसा अजीम इंसान आ सकता है, ना आएगा, ना पहले कभी आया है। और दूसरी उनकी सुन्नत मदीना की रियासत थी। और मदीना की रियासत में दो चीजें थी। सबसे पहले इंसानियत का निजाम था और दूसरा कानून की बालादस्ती थी। कानून के सामने सब एक बराबर थे। और वो मदीना की रियासत की वजह से, उस मॉडल से, मुसलमानों ने कई सदियों तक दुनिया की इमामत की। तो आज हम जो पाकिस्तान बना रहे हैं वो मदीना के रियासत के असूलों पे, सबसे पहला असूल इंसानियत का। और जो महमूद खान आपने फैसला किया कि सारे पख्तूनख्वा के लोगों को आप हेल्थ कार्ड देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, यानी 10 लाख रुपया एक खानदान के पास होगा। किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहे 10 लाख रुपए तक करवा सकेगा। ये इतनी बड़ी नेमत है नौजवानों, ये इतनी बड़ी नेमत है। एक गरीब घर में बीमारी होती है और उस गरीब घर में पैसा नहीं होता इलाज करवाने का। सोचें उस घर पे क्या गुजरती है। वो बेचारे कर्जे लेते हैं, घर मकरूज हो जाता है, अपने करीबी बच्चों को मां बाप के इलाज करवाते करवाते घर कब कर्जों में चल जाता है। इसलिए इतनी बड़ी नेमत के एक घर में इत्मीनान होगा कि अगर कोई बीमार, मेरा बाप बीमार हो, मां हो, मेरे बच्चे हो, मेरे पास हेल्थ कार्ड होगा। किसी भी अस्पताल में, गवर्नमेंट का अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी अस्पताल में जाके मैं इलाज करवा सकूंगा। मुबारक देता हूं मैं आपको, महमूद खान और पख्तूनख्वा के लोगों को। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह जो और हम चीजें कर रहे हैं, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग, ये पहली दफा पाकिस्तान में होगा कि गवर्नमेंट ऐसे घर बनाएगी कि गरीब आदमी किस्तों में घर खरीद सकता है। जो वो किराया देता है उस किराए की जगह वो किस्तें देगा और उसका अपना घर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरत एक इंसान को अपने घर की होती है, अपनी छत की होती है। और आम आदमी के पास पैसा नहीं होता कि अपना घर बना सके। इसलिए ये जो दूसरी चीज हम करने जा रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहली दफा होगी। देर हमें इसलिए लगी कि जो कानून था, एक फोरक्लोजर लॉ कानून था, वो अदालतों में 2 साल से था। अल्लाह का शुक्र है कि वो कानून, वो अदालतों से फैसला हो गया और अब इंशाअल्लाह हम वो निकल जाएंगे उस सफर पे कि हमारे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो तनख्वाहदार हैं, जो मजदूर हैं, उनको मौका मिलेगा अपना घर लेने के लिए। और तीसरी चीज कि पाकिस्तान में हम एक तालीमी निज़ाम लेके आ रहे हैं। यह हमारी 73 साल की तारीख में पहली दफा होगा कि ये तबकाती निज़ाम, इंग्लिश मीडियम अमीर के लिए, उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, इंशाअल्लाह जो एक तालीम का निज़ाम लेके आ रहे हैं, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में होगा। मौका मिलेगा गरीब घरानों से बच्चों को ऊपर आने का। वो भी ऊपर आ सकते हैं, वो भी प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। और इंशाअल्लाह जो चौथी चीज है
कानून पख्तूनख्वा में भी पास हो गया है और अब पंजाब में भी, कि जो केसेस अदालतों में लगते हैं वो 1 साल के अंदर वो केस का फैसला होना पड़ेगा। जो हमने नया सिविल प्रोसीजर एक्ट पास किया है, 1 साल से ज्यादा केस नहीं जाएगा। जमीनों के केसेस 20-20, 30-30 साल तक चलते हैं, लेकिन पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर जो कानून हमने पास कर दिया है, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर केस खत्म होंगे, ताकि ये जो जमीनों के केसेस, सारी अदालतें भरी हुई हैं, जमीनों के केसेस खत्म नहीं होते। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी तब्दीली इंसाफ के निजाम में आएगी। और अब जो दूसरी चीज, मदीना की रियासत की बुनियाद 2 उसूलों पे थी। इंसानियत पे फलाई रियासत बनी थी, दुनिया की तारीख में पहली, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाने चले हैं। और दूसरी कानून की बालादस्ती। अब ये जो ड्रामा हो रहा है, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। मैंने सारे पाकिस्तान के डाकुओं का नाम लिए, डीजल का नाम नहीं लिया। सब इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, अब ये चाह क्या रहे हैं? ये सुने, ये क्या चाह रहे हैं मेरे से? ये क्या चाह रहे हैं? अब ये ऐसे है, नौजवानों सुनो, ये ऐसे है कि आपके घर पे कोई डाका मारता है, सारी चीजें चोरी करके ले जाता है, घर बेचारे लोगों को कर्जे लेने पड़ते हैं, खाने पीने के लिए कर्जे, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कर्जे, अस्पतालों के लिए इलाज के लिए कर्जे। तो वो घर, मुकरूज जो घर होता है, वो जाके उन डाकुओं को पकड़ता है, कहता है मेरा पैसा वापस करो। और वो डाकू कहते हैं कि नहीं, हम कानून से ऊपर हैं, हम पैसा नहीं वापस करेंगे। एक लंदन जाके बैठ जाता है, बड़ी एक्टिंग करता है कि बड़ा बीमार है, हम सबको तरस आ जाता है उसके ऊपर। बेचारी औरतें उसकी शक्ल देख के रोना शुरू हो जाती हैं। अदालतों को भी तरस आ जाता है कि इमरान खान इसको बाहर जाने दो। मैंने वैसे अदालतों को कहा, मैंने कहा कम से कम पैसे तो रख लो, 7 अरब रख लो बाहर जाने से पहले, क्योंकि ये पैसे का तो पुजारी है, पैसे की तो पूजा करता है ये। बहरहाल वो बाहर चला गया। पहले तो कोशिश की उसने कि किसी तरह एनआरओ मिल जाएगा, बड़ी कोशिश की उसने। उसकी बेटी भी यहां चुप, वो भी चुप, पूरी कोशिश की एनआरओ मिल जाएगा। लेकिन वो ये जानता है कि इमरान खान एनआरओ नहीं देने लगा। जब उसको ये इल्म हो गया कि अब जो मर्जी ब्लैकमेल करे, इमरान खान एनआरओ नहीं देगा, उसने जो अब गेम शुरू की है बाहर बैठ के, मेरे पाकिस्तानियों ये सुन लो, ये जो उसने गेम शुरू की है कि पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहा है, पाकिस्तानी अदलिया को भी और फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को बदलो। यानी कि फौज को कह रहा है कि बगावत करो। अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठ के
फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। इससे ज्यादा बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है? यहां उसकी बेटी वो भी वही बात कर रही है, लेकिन उसके बेटे यहां आके नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बेटे करते तो वो जेलों में होना था। बेटी इसलिए कि यहां हम औरतों का एहतराम करते हैं, हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है। उसका फायदा उठाते हुए वो जबान इस्तेमाल कर रही है एक उस फौज के खिलाफ जो हर रोज अपनी कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए, जिधर एक इंतहा पसंद, एक हमारा मुखालिफ हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर, एक इंतहा पसंद जो इस्लाम से भी मुसलमानों से नफरत करता है, जो कश्मीर में जुल्म कर रहा है, जिनका सिक्योरिटी एडवाइजर धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त अपनी फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते, लेकिन यहां औरतों का हम एहतराम करते हैं, इसलिए वो उसको इजाजत है कि खुल के बात करे। लेकिन वो नवाज शरीफ गीदड़ों की तरह बाहर बैठ के बोल रहा है, बेटे भी बाहर भागे हुए हैं पैसा चोरी करके। मैं अपनी कौम को, आज सब अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, ये समझ जाएं कि ये पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन वक्त है जिधर वो बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे और उनको कोई इस मुल्क का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था, जो दो मेजर पार्टियों के सरबराह जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को कह रहे थे, वो कहता था वो करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है। जरदारी को जेल नवाज शरीफ ने 2 दफा जेल में डाला, नवाज शरीफ के ऊपर केस जरदारी ने किए। आज दोनों इकट्ठे होके मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान को कि ये कोई खास अल्लाह की मखलूक है जो कानून से ऊपर है। कानून की बालादस्ती का मतलब सब कानून के सामने एक बराबर है। ये कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौम। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अवामी इज्तिमा से खिताब, शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आज़म का। स्वात में पहली बार इतनी खुशहाली आ रही है। सयाहत की वजह से स्वात जल्द ही बदलने वाला है। जितनी सयाहत बढ़ती जाएगी मुल्क में खुशहाली आती जाएगी। बाहर ले जाएं, वो कहें कि हमें एनआरओ दे दो। क्या आप समझते हैं कि इसको एनआरओ देना चाहिए? नहीं, कोई ऐसे हैं जो समझते हैं कि उसको एनआरओ देना चाहिए। जिस दिन, नौजवानों ये सुन लो, जिस दिन मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन डाकुओं को, जिस दिन मैंने एनआरओ दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क को, इन दोनों को, शरीफ को और जरदारी को एनआरओ दे के सबसे बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान से, क्योंकि जब वो एनआरओ दिया गया उसके बाद इन दोनों ने 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना ज्यादा बढ़ाया। 6,000 अरब से हमारा कर्जा 10 सालों में 30,000 अरब पे गया।
60 साल में हमारा कर्जा 6000 अरब था। उस एनआरओ की वजह से हमारा कर्जा 30,000 अरब पे गया, जो आज हमें बोझ उठाना पड़ रहा है इनकी चोरी का। इसलिए पाकिस्तान के लोगों, ये समझ जाओ कि ये मुल्क तरक्की तब करेगा जब इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी और पाकिस्तान एक फलाई रियासत बनेगा, जो कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल का ख्वाब था। और इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है कि मैंने पूरी तरह अपना पूरा जोर लगाऊंगा, अपना जोर लगा रहा हूं ये दो चीजों को करने के लिए, एक पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाने के लिए और दूसरा पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए। मैं आखिर में आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। स्वात के लोगों, मलाकंड के लोगों, हमेशा आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवामी इज्तिमा से खिताब, जिसमें उनका कहना है कि कोई ऐसा समझता है तो बताए कि इनको एनआरओ देना चाहिए। आज हमें इनकी चोरी का बोझ उठाना पड़ रहा है। इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है कि पूरी तरह अपना जोर लगाऊंगा पाकिस्तान को फलाही रियासत बनने के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए। साथ साथ उन्होंने कहा कि शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सयाहत की वजह से स्वाद जल्द ही बदलने वाला है। टूरिज्म बढ़ने से डॉलर मुल्क में आएंगे। पीडीएम की तहरीक पर भी उनकी जानिब से सख्त तनकीद की गई और ये कहा गया कि ये तमाम डाकू इकट्ठे हो चुके हैं और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि एक लंदन जाकर बैठ जाता है, बड़ी एक्टिंग करता है, ये पैसे के पुजारी हैं। बड़ी कोशिश की जा रही है इस वक्त इन लोगों की जानिब से कि एनआरओ दे दिया जाए और वो सब जानते हैं कि इमरान खान एनआरओ नहीं देगा। और साथ ही साथ उनकी जानिब से जो हालिया बयान दिए गए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से, उस पर यह कहा गया कि पाक फ़ौज और अदलिया को निशाने पर लिया जा रहा है ताकि फ़ौज में बगावत की जा सके। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ गीदड़ों की तरह बाहर बैठ कर बोल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये फैसला कुन वक्त है। जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे को करप्ट कहते थे, आज दोनों एक होकर मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। और अब बात करेंगे बीबीसी को दिए गए बिलावल भुट्टो जरदारी के तहलका खेज इंटरव्यू की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के बयानिए से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ की तकरीर में फौजी क़यादत के नाम सुने तो धचका लगा। नवाज शरीफ की जानिब से अपने इल्जामात के सबूत सामने लाने का इंतजार है। बिलावल भुट्टो ने वाजे किया, एपीसी में तय हुआ था कि किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। फौजी क़यादत का नाम लेना सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला है। पीडीएम का हरगिज ये मुतालबा नहीं कि फौजी क़यादत दस्तबरदार हो। नवाज शरीफ की अपनी जमात है और मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता। और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। वादा खिलाफी क्यों की? जलसे में फौजी क़यादत का नाम क्यों लिया? बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से सबूत मांग लिए। साबिक वजीर आजम के इल्जामात को उनका और नून लीग का जाती फैसला करार दे दिया। बीबीसी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि एपीसी में तय हुआ था किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। मगर जब नवाज शरीफ ने तकरीर की तो फौजी क़यादत का नाम लिया, जिससे उन्हें धचका लगा। इंतजार है कि नवाज शरीफ कब सबूत सामने लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुताबिक फौजी क़यादत का नाम लेना सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला है। पीडीएम का एजेंडा बनाते हुए नून लीग ने किसी का नाम नहीं लिया था और पीडीएम का ये मुतालबा भी नहीं है कि फौजी क़यादत दस्तबरदार हो। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ की अपनी जमात है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या पीपल्स पार्टी ने नून लीग से रास्ते जुदा कर लिए? क्या पीडीएम का सफर खत्म हो गया? बिलावल जरदारी के बयान के बाद सवालात उठने लगे हैं। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि सियासी बात को साबित करने के लिए सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद सेलेक्टेड का लफ्ज़ सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने ही इस्तेमाल किया था।
बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी हैं और हमें एहतराम भी है उनका। हमारा जो तजर्बा 2013 से 2018 हुकूमत के दौरान था उसका बरमला इजहार मियां नवाज शरीफ ने किया है। जो भी बात की थी वो बड़ी जरूरी थी। सियासी बयान जो होता है वो उसमें और एक लीगल बयान में फर्क होता है। हम कोर्ट में तो नहीं खड़े कि हम सबूत ला के देंगे, हमने फैक्ट्स बताए हैं जिससे बिलावल भुट्टो भी एग्री करते हैं। 2018 के इलेक्शन के हवाले से सबसे पहले सिलेक्टेड तो बिलावल नहीं कहा था, तो उसी को अगर हम दोहरा रहे हैं तो इसका मेरा ख्याल है पूरी कौम को पता है। कोई हमें सबूत फराहम करने की वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के बयान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया। आने वाले दिनों में मजीद तज़ादात सामने आएंगे। PDM में शामिल कई जमातों को महसूस हो गया कि वो नवाज शरीफ के बयानी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो इस नैरेटिव का जो कि नवाज शरीफ लेके चल रहे हैं उसका बिल्कुल वो ना हिस्सा है और ना वो उसकी तौसीक करते हैं। हमने तो पहले भी यही कहा था कि जो जितनी भी PDM की पार्टीज हैं इनके मुख्तलिफ एजेंडाज हैं, हर एक अपना एजेंडा परसू कर रहा है। ये इत्तेहाद उतना नहीं था जितना नजर आ रहा था। नून जो सियासत खेल रही है वो इनको इस्तेमाल कर रही है। PDM का जो एक बयानिया है उससे लाताल्लुकी आहिस्ता आहिस्ता पार्टीज ने शुरू कर दी है। जो क्रैक नजर आने शुरू हो गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने भी शुरू हो। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चल सकती। कराची में नवाज शरीफ की तकरीर ना करवा कर अपोजिशन ने पैगाम दे दिया था। शेख रशीद ने एक बार फिर पेशगोई कर दी, कहा 20 फरवरी तक फैसला हो जाएगा। कराची में उन्होंने एक वाज़ेह मैसेज दे दिया था नवाज शरीफ की तकरीर ना करवा के। पिछले 15 दिन से वो गिलगित बल्तिस्तान में कंपेन कर रहे हैं, अभी 10-15 दिन कहते हैं और वहाँ होंगे। इसका मतलब है वो इलेक्शन जमहूरी प्रोसेस पर और असम्बलियों पे बिलीव करते हैं। वो कोई सिंध विंध से इस्तीफे नहीं देंगे, बैल मुझे की पॉलिसी नहीं करेंगे। फजलुर रहमान साहब नून के साथ चल सकते हैं लेकिन पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली इन दी एंड नून लीग के साथ नहीं चलेगी। 2 महीने ले, 3 महीने ले, जनवरी फरवरी, मैं कह रहा हूँ 20 फरवरी तक इन्होंने फैसला करना है। मार्च के इलेक्शन हो जाने हैं जब सेनेट के, तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। तो नून लीग के वही लोग बोल रहे हैं जो नैब के केसेस में हैं। 31 दिसंबर तक सूरत हाल वाज़ा हो जाएगी। कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे का इंदराज, उनकी गिरफ्तारी के लिए मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़े जाने और IG सिंध के मुबैना अगवा के मामले पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस हवाले से आर्मी चीफ से दोबारा राब्ता नहीं हुआ, मगर ये इल्म है कि इस मामले पर इंक्वायरी चल रही है। मुझे यकीन है कि इस पर तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी और कसूरवार अफराद का तयन करके उन्हें सजा भी दी जाएगी। सब्र से इंतजार कर रहा हूं कि इसकी इंक्वायरी से मुतालिक मुझे आगाह किया जाए। 14 रोज गुजर गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत की वुज़रा कमेटी ताहाल रिपोर्ट मुरतब ना कर सकी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, 2 हफ्ते हो चुके, वजह क्या सामने आ रही है? देखें, 2 हफ्तों में सिर्फ इस कमेटी ने 3 इजलास किए हैं। कमेटी ने ना IG सिंध का बयान रिकॉर्ड किया है, ना ही वज़ीर-ए-आला सिंध का कोई बयान रिकॉर्ड किया है। सिर्फ इस कमेटी के 3 इजलास हुए, जो वज़ीर-ए-आला हाउस में, जबकि एक इजलास सूबाई एक वजीर उनके घर पे हुआ। इस तीनों इजलास में एक जो बासर सूबाई वजीर है वो इन तीनों इजलास में एक दफा भी शरीक नहीं हुए, जबकि इस वक्त जो कमेटी के कन्वीनर हैं सूबाई वजीर सईद गनी, वो अपने ट्वीट के मुताबिक सफरी के लिए गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर गए हुए हैं। कमेटी के अरकान सूबाई वज़रा हैं सरदार शाह अवैध शाह, वो भी कराची में इस वक्त मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कमेटी की तहकीकात करनी थी वो तहकीकात नहीं हुई। कमेटी ने होटल का जायजा नहीं लिया। कमेटी जो IG के जो जगह पर IG मुबीना अगवा की बातें वो भी बयान शवाहिद इकट्ठे नहीं किए। तो 1 महीने का टाइम दिया था, 15 दिनों में इस कमेटी की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। और अब जिक्र शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ का। वादा माफ गवाह बनने वाले यासिर मुश्ताक का एतराफी बयान जारी कर दिया गया। यासिर खान ने इंकशाफ किया है कि 2014 में शरीफ खानदान के CFO उस्मान ने सलमान शहबाज के 60 करोड़ रुपए वाइट करने के लिए राब्ता किया गया। रकम सलमान शहबाज के मुलाजिम के नाम पर कायम कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए कर्ज का जाली मुआहिदा किया गया। यासिर मुश्ताक का कहना है कि वजीर आला के बेटे का मामला था, इनकार कैसे करते।
कारोबार और रकम वाइट होने की लालच में भी साथ दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, तमाम कारोबार शफाफ है, इलाज की गर्ज से बाहर गया था। चीनी बुहरान पर काबू पाने के लिए 10 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने का ऐलान किया। जहांगीर तरीन साहब का जहांगीर तरीन को मैंने जहांगीर खान को कहा, जहांगीर तरीन साहब 5 माह बाद जहांगीर तरीन बरतानिया से बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंच गए। अली तरीन भी अपने वालिद के साथ वापस आए। लाहौर एयरपोर्ट पर हामियों ने खैर मुकद्दमी नारे लगाए। जहांगीर तरीन जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। एयरपोर्ट से रवाना होते हुए जहांगीर तरीन ने गाड़ी खुद ड्राइव की। अपने हामियों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब भी दिया। लाहौर पहुंचने पर जहांगीर तरीन का कहना था कि वो 7 साल से इलाज के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। मैं गया था, मैं बता के गया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ। हर साल जाता हूँ, हर 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। अपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना, मैं उनको कोई इतना जवाब देना चाहता हूँ। जहांगीर तरीन कहते हैं वो हुकूमती फैसले के खिलाफ किसी भी अदालती पिटीशन का हिस्सा नहीं है। ट्विटर पर बयान में उनका कहना है कि वो चीनी की किल्लत खत्म करने और कीमत में कमी लाने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। JDW समेत उनकी तमाम शुगर मिल्स 10 नवंबर से ही क्रशिंग का आगाज कर देंगी। शुगर कमीशन रिपोर्ट में नाम आने के बाद जहांगीर तरीन बैरून मुल्क चले गए थे। मुआवने खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, जहांगीर तरीन तो वतन वापस आ गए, खुद को नेल्सन मंडेला कहने वाले नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। उनका कहना था कि वोट को इज्जत देने की बातें करने वालों को पहले अपने वोटर्स को इज्जत देना चाहिए, लेकिन लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने सब कुछ मिली भगत करार दे दिया। जहांगीर तरीन आ गए, अपोजिशन अब किसके पीछे छुपेगी। मुआवने खुसूसी उस्मान डार का हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों से सवाल। समा से गुफ्तगू में पूछा, नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। वक्त आ गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी वोट को इज्जत की बात करते हैं, तो पहले तो अपने वोटर को इज्जत दें। मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे, अपने मुकदमात का सामना करें। अगर जहांगीर तरीन साहब वापस आकर सारे हालात का सामना कर सकते हैं, तो खुद को नेल्सन मंडेला कहने वाले मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान वापस आएंगे। मगर मुस्लिम लीग नून वालों के नजदीक तो सब कुछ एक ड्रामा है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, जहांगीर तरीन की वतन वापसी मिली भगत के सिवा कुछ नहीं। जहांगीर तरीन को पहले बाहर भगाया और अब वापस लेकर आए हैं। मिली भगत से बाहर गए थे और मिली भगत से ही आए हैं, और ये फ्रंट मैन है इमरान खान का, और इसको कोई नहीं पकड़ेगा। पार्टी के जितने अखराजात हैं वो ये करते हैं। तलाल चौधरी कहते हैं, लीडर और कठपुतली में कोई मुकाबला नहीं। वक्त आने पर नवाज शरीफ ना सिर्फ वापस आएंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून उन्हें एक बार फिर असेंबली में पहुंचाएगी। आमदन से जायद असासाजात केस में पीपल्स पार्टी रहनुमा एजाज जाखरानी समेत 5 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नैब कोर्ट सक्खर में समात पर एजाज जाखरानी, साबिक टाउन चेयरमैन जैकबाबाद अब्बास जाखरानी, अब्दुल रज़ाक बहरानी, सरदार ज़हीर और लुबना खातून पेश हुई, जिन पर अदालत ने फर्द जुर्म आयद करके समात 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नैब के मुताबिक मुल्जिमान पर 78 करोड़ से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। कराची से आपको अफसोसनाक खबर दें, जहां सोहराब गोट में गुब्बारों में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फट गया। हादसे में बाप बेटा जांबक और 5 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है जो कि सोहराब गोट में पेश आई। गुब्बारों में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फट गया। इस हादसे में बाप बेटा जांबक और 5 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। सिलेंडर चिंगची में लगा था और ज़ख्मियों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। हादसे में 5 बच्चे मजमूई तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इस वक्त तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े में बाप बेटा जाँ बहक हो गए। शेखुपुरा में नून लीग की साबिक काउंसलर कल्बे अब्बास को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई। मुल्जिम मिलने के बहाने आया, मकतूल और साथ बैठे शख्स से हाथ भी मिलाया और कुछ देर इंतजार के बाद गोली मार दी। वारदात के बाद मुल्जिम साथी के साथ मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं।
कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बने जिसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हसन अब्दाल में खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि अगर सिर्फ सयाहत को तरक्की दे दें तो कभी किसी से कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। रेलवे है नए पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखती है क्योंकि रेलवे सबसे पहले आम आदमी का सफर करने का जरिया है। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन तकरीब से वजीर आजम का खिताब, कहा हमने अंग्रेज के दिए गए रेलवे निजाम को तरक्की देने के बजाय 50 किलोमीटर पटरी कम कर दी। ML1 पाकिस्तान में पहली दफा बहुत बड़ी रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। मेरी सोच है कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो कभी किसी के सामने जिसको कर्जे ना मांगने पड़े। इमरान खान का कहना था नए पाकिस्तान में जिसका जो मजहब है सब बराबर के शहरी हैं। जियारत को फरोग देने से पाकिस्तान सयाहत के लिए दुनिया का मरकज बन सकता है। कॉन्डे नास्ट बड़ी मैगजीन है, एक इंटरनेशनल मैगजीन, उसने कहा कि जो टूरिज्म के लिए आगे सबसे जबरदस्त जगह बन रही है वो है पाकिस्तान। तो हमें हर किस्म की मदद करनी चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की, उनको बेहतर करने के लिए। इमरान खान कहते हैं अगर हम सिर्फ अपनी सयाहत को तरक्की दे लें तो हमें कभी IMF या किसी और से कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। हसन अब्दाल अपग्रेडेशन इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इमरान खान ने शेख रशीद को मुखातिब किया तो उनकी बातें खिल उठी। उन्होंने आखिर क्या कहा, आइए देखते हैं। शेख साहब, आपको मैं सालगिरह की मुबारक देता हूँ। हैप्पी बर्थडे। वैसे ही आप जब मैंने सियासत में आया था पता नहीं 24 साल पहले, तो वैसे ही आप यंग लग रहे हैं जैसे 24 साल पहले थे। मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 30 मरीज जाँ बहक हो गए। 1376 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 16,242 हो गई। मार्च से अब तक कोरोना के 3,40,251 केसेस सामने आ चुके हैं। जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 6,923 तक जा पहुंची है। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहों से महरूम है। वजह क्या है, जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल ने क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन जो है वो 5 माह से तनख्वाहों से महरूम है और इसकी वजह यह है कि जो PC1 है उसमें ताखीर की वजह से मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। मुतासिरीन में तमाम टीचिंग अस्पतालों और 18 अजला में जो एड्स के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स हैं वो शामिल हैं। नफ्सियाती माहिरीन के अलावा हेड ऑफिस के जो अफसरान हैं, तकनीकी और दीगर अमला भी तनख्वाहों से जो है वो महरूम है। और पंजाब में ज़ेर इलाज 10,000 से ज़ायद एड्स के जो मरीज हैं उनका इलाज भी अब खतरे में पड़ गया है फंड ना मिलने की वजह से। साथ ही साथ जो टेस्ट किट्स हैं वो भी खत्म होने की करीब पहुंच गई हैं और महकमा जो है वो अभी महकमा जो सेहत है पंजाब का, उसका ये कहना है कि PC1 जो है वो PND के पास है, जल्द ही इस पर मीटिंग होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मुलाजमीन है उनका ये कहना है कि उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूलों से निकाल दिया गया है और घरों के जो बिजली और गैस के कनेक्शन हैं वो भी कट गए हैं। जिसकी ठीक है, ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया दानियाल। सिंध हाई कोर्ट में आज अदालती तारीख का अनोखा केस सामने आ गया। एक शहरी 10 ग्राम चर्स पीने की इजाज़त मांगने सिंध हाई कोर्ट जा पहुंचा। उसका कहना था कि चर्स के हवाले से मुजरिमाना शे खत्म की जाए, मुल्क को आमदनी भी होगी। मज़ारों के हवाले से भी मिसाल दे डाली। अदालत ने चर्स पीने की इजाज़त तो न दी, अलबत्ता झाड़ खूब पिला दी। फिर दरख्वास्त गुजार ने दुनिया के बेशतर मुल्कों में चर्स पीने की इजाज़त का हवाला दिया तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि पीनी है तो उन्हीं मुल्कों में चले जाएं, यहाँ इजाज़त नहीं। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद की तो गुलाम असगर साईं सादी सिगरेट ही सुलगा कर चलता बना। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुख्तलिफ इलाकों के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील की कि तजावुजात के नाम पर उनके लीज मकानात को गिराने का सिलसिला बंद कराया जाए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान उल हक। मकान दूंगा, जो बने हैं वो भी उजाड़ रहे हो, मेरी फरियाद सुनो। हमारा आशियाना मत बिखेरो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर सदा लगाते ये मकीन है महमूदाबाद के। मुजाहिरीन का कहना था कि तजावुजात के नाम पर उनके मकानात तोड़े जा रहे हैं जो लीज पर हैं। 3
दफ़ा घर टूट चुके हैं और आवाम अब कहाँ जाएगी? पहले कोरोना, फिर उसके बाद अभी नौकरियां नहीं है लोगों के पास, तो अभी आवाम कहाँ जाएगी? अभी कैसे घर तोड़ेंगे? तो हमें वीरान जगह पे देंगे तो हम कैसे बनाएंगे? मेहरबानी करके इमरान खान को कहें, आपसे मिनती है, हम लोग हाथ जोड़ के सब बहनें जितनी यहाँ इकट्ठी हैं, हमारी बात मानी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि चाइना कटिंग के नाम पर घर गिराना सरासर नाइंसाफी है। मकानात गिराए बगैर भी सड़क और नाले की जगह बन सकती है। जो 2017 में कटिंग हुई थी उसी काम को मुकम्मल किया जाए, इसी नाले को सफाई किया जाए। 20 फुट का रोड बहुत है। अदालत ने मुतासरीन की दरख्वास्त वसूल कर ली, जिस पर बाद में समाअत की जाएगी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।